हेलो प्यारे विद्यार्थियों, मित्रों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। और आज हम एक ऐसे मौलिक अधिकार पर चर्चा करने जा रहे हैं जिसका सामान्य तौर पर ज़्यादा अपन चर्चा नहीं करते हैं। जहाँ पर भी अपन पढ़ते हैं ये जो अधिकार, संपत्ति का जो अधिकार है, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है। अपन मौलिक अधिकार का जो चैप्टर पढ़ते हैं तो सामान्य तौर पर ये होता है कि मौलिक अधिकार के चैप्टर के तहत अपन अनुच्छेद 30 तक पढ़ते हैं और अनुच्छेद 30 के बाद अनुच्छेद 31 को छोड़ करके सीधा अनुच्छेद 32 पर चले जाते हैं। और अनुच्छेद जो 31 है उस पर अपन ज़्यादातर कहीं पर चर्चा नहीं होती है, और यदि होती भी है तो इस अनुच्छेद 31 की वर्तमान स्थिति पर। और इतना ही होता है कि भाई अनुच्छेद जो 31 है, इस अनुच्छेद 31 को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया और इसको अब एक कानूनी अधिकार बनाए, इतनी चर्चा होती है, बाकी इस पर कोई चर्चा नहीं होती है। तो मुझे लगा क्यों ना इस अनुच्छेद 31 पर विस्तार से चर्चा की जाए, ताकि इसके बारे में जो मूल रूप से इस अनुच्छेद 31 में क्या प्रावधान थे, इस अनुच्छेद को हटाना क्यों जरूरी हो गया था, उस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और वर्तमान में स्थिति क्या है। कहने का मतलब जो आज की क्लास है बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, जिसमें अपन मुख्य तौर पर ये पढ़ेंगे कि अनुच्छेद जो 31 संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, तो जब संविधान बना था तो उस समय इस मौलिक अधिकार के अंतर्गत मूल प्रावधान इसमें क्या थे, इस पर अपन चर्चा करेंगे। और आज की क्लास में अपन ये भी चर्चा करेंगे कि इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को आखिर क्यों हटाना पड़ा, ऐसी कौन सी परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से इस मौलिक अधिकार को हटाना पड़ा, तो इसको क्यों हटाना पड़ा, इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। और अंत में ये भी देखेंगे कि वर्तमान में ये जो अधिकार है, इस वर्तमान जो अधिकार संपत्ति का, इसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, ये कितना मौजूद है और कितना इसको हटा दिया गया। तो कहने का मतलब 3 बिंदुओं पर अपन चर्चा करेंगे। मूल प्रावधान क्या थे संविधान में संपत्ति के मौलिक अधिकार के तहत, इसको क्यों हटाया गया था, इसके संबंध में सरकार ने कौन कौन से अमेंडमेंट किए, उस पर अपन चर्चा करेंगे, और वर्तमान में स्थिति क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण टॉपिक, संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 31। और इसके बाद जैसे कि टॉपिक में आप देख रहे हैं अनुच्छेद 31 A, B और C, ये अपवाद के रूप में समय समय पर सरकार ने अमेंडमेंट करके बाद में जोड़े हैं, तो इन पर भी अपन चर्चा करेंगे। कहने का मतलब इन 4 बातों पर, अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 A, अनुच्छेद 31 B, अनुच्छेद 31 C, इनमें कौन कौन से प्रावधान है, ये दूसरा क्यों हटाया गया था, और तीसरा वर्तमान में स्थिति। कहने का मतलब इस पर चर्चा करेंगे। मूल प्रावधान, मूल प्रावधान क्या थे, एक चीज ये देखेंगे। दूसरा क्यों हटाया गया, इस प्रश्न का भी अपन जवाब ढूंढेंगे। और इस अधिकार की वर्तमान में क्या स्थिति है, वर्तमान में स्थिति, इन 3 बातों पर अपन चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं एक एक करके। ये जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, इस पर अपन देखते हैं। संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है 1949 पे, अपन पहले शुरुआत से देखेंगे और फिर लास्ट में जाएंगे। शुरुआत में क्या प्रावधान थे, फिर क्यों हटाए, और वर्तमान में क्या है, ये चीज़ें देखेंगे। तो 1949 में जब संविधान बनकर के त्याग हुआ था, तो इस संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इस नागरिकों के जो संपत्ति रखने का जो अधिकार है, उसमें उसको मुख्य तौर पर इसके 3 प्रावधान किए गए संपत्ति के संबंध में। ठीक है, संपत्ति के संबंध में 3 प्रावधान किए गए थे। एक एक करके अपन देखते हैं। अनुच्छेद 31 के अंदर 2 प्रावधान और अनुच्छेद 19(1)(6) के अंदर। कहने का मतलब है जब संविधान बना था उसमें पहला जो प्रावधान था वो था अनुच्छेद 19(1), अनुच्छेद 19(1)(6) या जिसको F कह सकते हैं। एक तो ये प्रावधान अनुच्छेद 19(1)(6) में ये इसमें ये कहा गया प्रत्येक नागरिक को, ठीक है, प्रत्येक नागरिक को संपत्ति अर्जित करने या रखने, संपत्ति के अर्जन का, अधिग्रहण का और बेचने का,
इस टॉपिक को मैं यहाँ से ये देख हटा देते हैं। बेचने का अधिकार, ये पहला प्रावधान ये था कि प्रत्येक जो भी नागरिक है, ये नागरिक के लिए अनुच्छेद 19, चूंकि अपन पहले मौलिक अधिकार के तहत पढ़ चुके थे, अनुच्छेद जो 19 है वो नागरिकों को प्राप्त है। तो सभी को संपत्ति का अर्जित करने, अधिग्रहण करने और उसको बेचने का पूर्ण अधिकार दिया गया था अनुच्छेद 19(1)(च) के द्वारा। और ये जो अधिकार था इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन, युक्तियुक्त निर्बंधन की व्यवस्था थी कि इस अधिकार पर युक्तियुक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। और दो आधार बताए गए थे। पहला जो आधार था कि लोकहित में, लोकहित में या सार्वजनिक हित में इस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। और दूसरा ये था कि अनुसूचित जो जनजाति है, अनुसूचित जनजातियों के हितों का संरक्षण, के लिए, यानी कि संपत्ति का जो अधिकार था, पहला जो प्रावधान अनुच्छेद 19(1) में था उसमें का प्रत्येक नागरिक को अर्जन का, अधिग्रहण का और उसको बेचने का अधिकार था। लेकिन इसमें यह था कि राज्य इस पर युक्तियुक्त निर्बंधन या प्रतिबंध लगा सकता है और उसके दो आधार थे। एक तो राज्य ये कर सकता है लोकहित में, और दूसरा अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए राज्य इस पर प्रतिबंध लगा सकता था। तो पहला प्रावधान ये हो गया। अब देखो दूसरा जो प्रावधान था उस पर अपन देखते हैं। ये जो दूसरा प्रावधान था, दूसरा जो प्रावधान था वो अनुच्छेद 31 में था। अनुच्छेद 31(1), अनुच्छेद 31(1) ये कहता था, ये अनुच्छेद 31(1) में ये प्रावधान था कि किसी भी व्यक्ति को, या विद्यार्थी ये ध्यान रखना है, जो अनुच्छेद 19 है ये प्रत्येक नागरिक के लिए, लेकिन अनुच्छेद जो 31 है ये व्यक्ति के लिए। और यहाँ व्यक्ति के लिए होने का मतलब ये हुआ कि नागरिक भी इसमें शामिल होते हैं और गैर नागरिक भी आते हैं, यानी सभी के लिए। तो प्रत्येक व्यक्ति है, इसके जो प्रावधान इसको मैं लिखता हूँ, प्रत्येक व्यक्ति को, बिना किसी विधिक प्राधिकार के संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। यहाँ कुछ विद्यार्थी ये दे रहे होंगे कि भाई संपत्ति का मौलिक अधिकार हटा दिया गया तो फिर क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो हटा देने का मतलब ये नहीं हुआ कि इसको पढ़े नहीं, हटा दिया गया है, लेकिन अपनों को इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि आखिर इस अनुच्छेद में था क्या, आखिर अनुच्छेद 31 में कौन कौन से प्रावधान थे। तो उसके बारे में अपने पास में जानकारी होनी बहुत जरूरी है और इसको क्यों हटाया गया था। इसलिए इसको अपन देखते हैं कि वास्तव में था क्या, फिर इसको क्यों हटाया गया और इसके बाद में इसकी वर्तमान में क्या परिस्थिति है। तो तीन प्रावधान देखें। 1950 में 49 में जब संविधान बना था तो संपत्ति से संबंधित तीन प्रावधान किए गए थे। एक तो अनुच्छेद 19(1)(6) में किया गया था, जिसको अपन पढ़ लिया। दूसरा प्रावधान था अनुच्छेद 31(1) में। अब 31(1) कह रहा है कि प्रत्येक व्यक्ति उसको बिना किसी विधिक प्राधिकार के संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो संरक्षण प्राप्त है, ये जो संरक्षण है, ये संरक्षण इनको किसके खिलाफ प्राप्त है? कार्यपालिका के खिलाफ। ये जो अनुच्छेद 31(1) में व्यक्तियों को जो संरक्षण प्राप्त हुआ है, ये संरक्षण कार्यपालिका के खिलाफ प्राप्त हुआ है, न कि विधायिका के खिलाफ। क्योंकि विधायिका विधि के द्वारा नागरिकों को क्या कर सकता है? संपत्ति से वंचित कर सकता है। तो ये आपको यहाँ एक चीज़ और देखनी है, ये जो संरक्षण है वो कार्यपालिका के खिलाफ, यानी कार्यपालिका किसी आदेश के द्वारा नागरिक को संपत्ति से वंचित नहीं कर सकती है, जबकि विधायिका है वो विधि बना करके ऐसा कर सकती है। तो ये चीज़ होगी अनुच्छेद 31 की बात। अब देखो आगे एक और प्रावधान है अनुच्छेद 31 के बाद जो तीसरा प्रावधान था उसमें ये था कि यदि राज्य, इसको मैं हटा देता हूँ, पहले प्रावधान हो गया था, यदि राज्य किसी की संपत्ति यदि अधिकृत करता है, पहली बात तो ये है कि वो विधिक प्राधिकार के बिना संपत्ति से वंचित नहीं कर सकता है। लेकिन यदि राज्य
किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहण करना चाहता है तो उस कंडीशन में कैसे कर सकता है। तो ये तीसरा जो प्रावधान था ये था, यदि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करता है, संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो दो शर्त तय की, दो शर्तों पर। कितनी शर्तों पर? दो शर्तों पर। पहली शर्त ये थी कि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण तब भी करेगा जब वो सार्वजनिक हित के लिए लाभदायक है, या लोक हित में, या सार्वजनिक कल्याण के लिए। तो लोक हित में संपत्ति का अधिग्रहण। तो पहली चीज तो ये कि यदि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो उसका आधार क्या होना चाहिए? लोकहित। बिना लोकहित या सार्वजनिक कल्याण के राज्य संपत्ति का अधिग्रहण नहीं कर सकता है। दूसरी चीज ये है, अब यदि राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो राज्य जब संपत्ति का अधिग्रहण करेगा तो राज्य क्षतिपूर्ति या हर्जाना के रूप में रकम देगा, यानी क्षतिपूर्ति के लिए प्रतिकार के रूप में। तो जो भी मालिक है, मालिक को हर्जाना यानी प्रतिकार, या जिसको अपने ये कह सकते हैं क्षतिपूर्ति, देगा। दो चीज। तो प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर तीन चीजें देखी। मूल रूप पर अपन गए थे कि मूल रूप जो संविधान था, अनुच्छेद 1949 में जब संविधान बना था तो संपत्ति से संबंधित तीन बातें की गई थी। पहली बात अनुच्छेद 19(1)(च) में थी, उसमें यह था कि संपत्ति को रखने का, उसको अधिग्रहण करने का और उसको बेचने का नागरिकों को पूर्ण अधिकार है, लेकिन राज्य उस पर युक्त निर्बंधन लगा सकते हैं। दूसरी बात ये थी कि अनुच्छेद 31(1) जिसमें यह था कि प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी विधिक प्राधिकार से संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। और तीसरा प्रावधान ये किया गया था अनुच्छेद 31(2) में, राज्य यदि संपत्ति का अधिग्रहण करता है तो राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करते पर इन दो शर्तों को पूरा करेगा। एक तो संपत्ति का जो अधिग्रहण है वो लोकहित में होना चाहिए, और दूसरा यदि संपत्ति का अधिग्रहण कर रहा है तो राज्य उसके प्रतिकार देगा। प्रतिकार देने का मतलब है जिस संपत्ति को आप अधिकृत कर रहे हैं उस मालिक को संपत्ति के हर्जाने के रूप में वो पैसे देगा, कहने का मतलब होगा। तो ये तीन प्रावधान हो गए। अब ये तो बात होगी संवैधानिक प्रावधानों की, जिसमें अपन तीन टॉपिक देखे थे कि मूल प्रावधान ये थे। अब समस्या कहाँ आ रही है, आखिर इसको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी? तो अब अपन ये देखते हैं कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है इसको हटाने की जरूरत क्यों पड़ी। अब देखो यहाँ समस्या यहाँ आकर खत्म, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुई इस शब्द से। विद्यार्थियों प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? प्रतिकार शब्द से, क्योंकि राज्य है। अब यहाँ आपको दो चीज़ें समझनी आवश्यक है, एक मौलिक अधिकार और दूसरे नीति निर्देशक तत्व। मौलिक अधिकार चूँकि नागरिकों को प्राप्त है, यानी व्यक्तियों को प्राप्त है, कुछ मौलिक अधिकार नागरिकों को और कुछ व्यक्तियों को, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व है वो राज्य के लिए। राज्य को विकास के कार्य करने के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक है, क्योंकि नीति निर्देशक तत्व ये कहते हैं कि राज्य जन कल्याण के लिए कार्य करेगा। अब राज्य जब जन कल्याण के लिए कार्य करेगा तो राज्य को संपत्ति के अधिग्रहण, जैसे राज्य को सड़कें बनानी है, पुल बनाने हैं, या फिर कुछ फैक्ट्रियाँ बनानी है, कुछ भी करना चाहे तो उसके लिए कुछ न कुछ ज़मीन की जरूरत पड़ेगी, तो राज्य को संपत्ति का अधिग्रहण करने की जरूरत पड़ रही है। दूसरी तरफ जब व्यक्तियों की जब संपत्ति का अधिग्रहण राज्य कर रहा होता है तो व्यक्ति कोर्ट में चले जाते हैं, क्योंकि उनको संपत्ति का मौलिक अधिकार प्राप्त है। जब आपके पास में आपकी संपत्ति को राज्य लेता है और आप देना नहीं चाहते हो और आपके पास में संपत्ति का मौलिक अधिकार है, तो संविधान साफ साफ शब्दों में कहता है यदि आपके मौलिक अधिकारों का हनन होता है या मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो आप आर्टिकल 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में जा सकते हैं। तो जैसे ये हुआ, संपत्ति का अधिग्रहण राज्य के हित में या लोक हित में राज्य ने किया तो लोग कोर्ट में जाना शुरू हो गए। अब जो कोर्ट में जाना शुरू हो गए तो न्यायालय व्याख्या कैसे करता है? न्यायालय जो व्याख्या करता है वो जैसा कानून है, न्यायालय निर्णय देता है वो कानून के अनुसार, जैसा जैसा कानून में लिखा हुआ होता है उसी के अनुसार न्यायालय निर्णय करता है। और चूंकि कानून में ये लिखा हुआ था कि बिना विधिक प्राधिकार के उस संपत्ति से वंचित नहीं कर सकते हैं, और दूसरा यदि संपत्ति आप उसकी लेते भी है तो उसका प्रतिकार देना आवश्यक है। सबसे बड़ी समस्या यहाँ आई। अब प्रतिकार, तो माननीय न्यायालय ने प्रतिकार शब्द का व्याख्या जो आगे आप अपन पढ़ेंगे, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी एक वाद था 1954 में,
पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी। मैं यहाँ लिख देता हूँ, पश्चिम बंगाल राज्य वर्सेस यानी बनाम बेला बनर्जीवाद 1954। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिकार शब्द की व्याख्या ये की है, प्रतिकार का मतलब हुआ पूर्ण प्रतिकार। प्रतिकार का मतलब क्या हुआ? प्रतिकार का मतलब हुआ पूर्ण प्रतिकार। और इस पूर्ण प्रतिकार का मतलब हुआ बाजार मूल्य के बराबर। यानी कि साफ साफ शब्दों में यदि ये कहें, यदि आपकी संपत्ति राज्य अधिकृत करता है तो उस तिथि को बाजार मूल्य के बराबर आपको रकम दी जाएगी। बिल्कुल साधारण सी भाषा में। अब यहां मैं लिख देता हूं, पूर्ण प्रतिकार का मतलब अधिग्रहण की तिथि को बाजार मूल्य। बात समझ में आ गई? 3 प्रावधान पढ़े थे, तीनों में जो अनुच्छेद 31, ये अनुच्छेद 31(2) में प्रावधान है। मूल समस्या अनुच्छेद 31 के 31(2) का जो दूसरा प्रावधान यहाँ आकर के हुआ, इन राज्य संपत्ति का अधिग्रहण करा, लेकिन राज्य संपत्ति का अधिग्रहण में लोगों को पूर्ण प्रतिकार नहीं दे पा रहा है, तो न्यायालय में मामला गया। और इस बाद में न्यायालय ने कहा भाई पूर्ण प्रतिकार का मतलब ये हुआ कि जिस तारीख को आपकी संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है, उस तारीख को बाजार में उस संपत्ति का जो मूल्य है वो आपको चुकाना पड़ेगा। अब देखो समस्या कहाँ आ रही है? अब सरकार के सामने समस्या आ गई। सरकार का तर्क ये था कि चूंकि भारत अभी गणतंत्रात्मक व्यवस्था है और भारत अभी स्वतंत्र हुआ है, और इस प्रकार से यदि बाजार मूल्य के आधार पर लोगों की संपत्ति को अधिग्रहण करते जाएंगे तो फिर विकास की योजना करने के लिए, लोक कल्याण के लिए सरकार के पास में इतने पैसे नहीं है। इन्हीं हाल ही में सरकार राज्य स्वतंत्र हुआ है और उस कंडीशन में सरकार इतनी मजबूत नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति की जब संपत्ति का अधिग्रहण करें और बाजार के मूल्य से यदि उसको जो पैसे वापस उसको क्षतिपूर्ति दें तो राज्य विकास के कार्य नहीं कर पाएगी। तो यहाँ पर ये समस्या आ गई। अब इस समस्या को सरकार ने धीरे धीरे, ये जो समस्या थी, अब सरकार को चूंकि जन कल्याण के लिए कार्य करने हैं, अब जब सरकार को जन कल्याण के लिए कार्य करने हैं तो उसको संपत्ति का अधिग्रहण करना पड़ेगा। अब जब संपत्ति का जब सरकार अधिग्रहण करेगी तो उसको उसके बदले में प्रतिकार देना पड़ेगा, यानी क्षतिपूर्ति के रूप में उसको रकम देनी पड़ेगी, क्योंकि ये संवैधानिक प्रावधान है। और ये संवैधानिक प्रावधान होने के नाते सरकार को ऐसा करना पड़ रहा है। और यदि सरकार ऐसा नहीं करती है तो लोग कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि संपत्ति का उनका मौलिक अधिकार है। अब समस्या ये आई है, यानी इस वजह से सरकार को हटाना पड़ा। यानी सरकार को नीति निर्देशित तत्वों को लागू करना है, लेकिन दूसरी तरफ लोग अपनी मौलिक संपत्ति के आधार पर न्यायालय में चले जाते हैं। तो इस समस्या का समाधान करने के लिए आखिर में जो अब और धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, सरकार ने धीरे धीरे इस अनुच्छेद 31(2) के प्रावधानों को, ये जो प्रतिकार शब्द है, इसको न्यायालय के जो भी निर्णय थे उसको रोकने के लिए, उसको परिवर्तित करने के लिए समय समय पर बहुत सारे संविधान संशोधन किए और अपवाद के रूप में ये जोड़े। तो उस पर अपन एक एक करके चर्चा करेंगे। तो यहाँ एक चीज़ अपन ये और देखेंगे कि इस प्रावधान को सरकार ने सरल बनाने के लिए या सरकार के द्वारा जन कल्याण के कार्यों के रूप में या पूर्ण प्रतिकार नहीं देना पड़े, इसके लिए सरकार ने संविधान में संशोधन किए। विशेष तौर से उन संशोधनों पर भी बात करेंगे। सरकार ने एक पहला संविधान संशोधन किया, उस पर अपन चर्चा करेंगे। सरकार ने एक चौथा संविधान संशोधन किया जो इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण है, उसको अपन देखेंगे। सरकार ने एक 17वां संविधान संशोधन किया, इसको भी अपन देखेंगे। और 25वां अमेंडमेंट किया, इसको भी अपन देखेंगे। और 42वां संविधान संशोधन, इसको भी अपन देखेंगे। और एक था 44वां संविधान संशोधन, ये जो अंतिम कील, संपत्ति के मौलिक अधिकार में अंतिम कील साबित हुआ। कहने का मतलब हुआ इन संवैधानिक संशोधनों के द्वारा सरकार ने ये संतुलन बनाने की कोशिश की कि भाई हो सकता है कि इस प्रकार का समाधान निकल जाए, यानी नागरिकों के अधिकार भी रहे और जन कल्याण के लिए काम भी हो। लेकिन आखिरकार सरकार को 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसको हटाना पड़ा। तो अपन देखो यहाँ अपन ये देखेंगे कि इस पूर्ण प्रतिकार जो था, इस पूर्ण प्रतिकार को हटाने के लिए या सरकार को पूर्ण रकम नहीं देनी पड़े, इसके लिए सरकार ने समय पर संविधान में संशोधन किए। उसको अपन एक एक करके देखते हैं। देखो इधर मैं हटाता हूँ। अब सरकार क्या कर रही है? सरकार
क्योंकि ये संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था ये संविधान के लागू होने के बाद में विवादित रहा है। विवाद का मुख्य उद्देश्य ये है, नागरिक को अपनी संपत्ति को रखना है लेकिन सरकार को काम भी करना है। अब देखो सरकार ने क्या किया, संविधान में संशोधन किया है, यानी संविधान संशोधन। अब देखो पहले अपन देखेंगे कौन कौन से संविधान संशोधन किए और उसमें कौन कौन सी व्यवस्था की, और फिर हम अंतिम में इसको अनुच्छेद 31A, B और C को पढ़ेंगे। देखो सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1951। सरकार ने पहला संविधान संशोधन किया 1951 में, और पहले संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने अपवाद के रूप में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उस मौलिक अधिकार के तहत उससे सुरक्षा प्राप्त करने, जो लोग सुरक्षा प्राप्त कर रहे थे, तो उसके लिए सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जोड़ा। ये ध्यान रखना है, अनुच्छेद 31A में क्या प्रावधान थे और अनुच्छेद 31B में क्या प्रावधान, उसको अपन इन संशोधनों के बाद में देखते हैं। फिलहाल अपन यही देखते हैं कि संपत्ति के जो मौलिक अधिकार के जो मूल प्रावधान थे उन मूल प्रावधानों में संशोधन करने के लिए सरकार ने कौन कौन से अमेंडमेंट किए। तो पहला संविधान संशोधन, अनुच्छेद 31A और अनुच्छेद 31B जुड़ गए, ये चीज़ आपको ध्यान देखना है, और ये होता 1991 में। अब अनुच्छेद 31A और B पर विस्तार से चर्चा इस टॉपिक के लास्ट में अपन करेंगे। फिर सरकार ने एक और संशोधन किया, 25वां अमेंडमेंट 1900, कॉन्स्टिट्यूट अमेंडमेंट एक्ट 1971। 25वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने अनुच्छेद 31C जोड़ा गया, अनुच्छेद 31C जोड़ गया, ये देखना है। तो कहने का मतलब यह देखना है कि अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B और अनुच्छेद 31C ये कब जोड़े गए थे। तो अनुच्छेद 31A और B था वो फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1991 में, और 25वें अमेंडमेंट के द्वारा अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था, और एक अनुच्छेद और जोड़ा गया था, अनुच्छेद 31D, ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। और ये देखो, ये जो 42वां संविधान संशोधन था, इस संशोधन के द्वारा 42वां संविधान संशोधन 1976, इसके द्वारा सरकार ने 31D जोड़ा, 31D जोड़ा, और इसको 43वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1977 के द्वारा हटा दिया गया, 31D हटाया गया। यहाँ विद्यार्थियों में फैक्ट बातें बता रहा हूँ कि पहले संविधान संशोधन के द्वारा 31 से 31B जोड़ा गया, 25वें अमेंडमेंट के द्वारा 31C जोड़ा गया था, और 42वें अमेंडमेंट के द्वारा 31D जोड़ा गया था, और इस 31D को 43वें अमेंडमेंट के द्वारा हटा दिया गया। ये तो हो गया इसके प्रावधान। अब देखो एक जो अमेंडमेंट और हुआ था, चौथा संविधान संशोधन, चौथा संविधान संशोधन हुआ था 1955 में। ये प्यारे विद्यार्थियों मोस्ट है, यानी अपन मूल जो प्रावधान, संपत्ति के जो मूल प्रावधान पढ़ रहे थे, जिसमें अनुच्छेद 31(2) पढ़ा था, उसमें ये था कि सरकार एक तो जनहित में संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है, और दूसरा क्षतिपूर्ति के रूप में प्रतिकार यानी रकम प्रतिकार देगा। तो ये जो मामला था अपन पढ़ा था, बेला बनर्जी, पश्चिम बंगाल राज्य बनाम बेला बनर्जी जो वाद 1954 था, उसमें सरकार ने ये कहा, माननीय न्यायालय ने ये कहा कि ये प्रतिकार का मतलब हुआ पूर्ण प्रतिकार, और पूर्ण प्रतिकार का मतलब होता है कि बाजार में मौजूद जो मूल्य है उसके हिसाब से आपको रकम देनी पड़ेगी। तो सरकार ने इसको निष्प्रभावी करने के लिए, ये जो वाद था उसको निष्प्रभावी करने के लिए सरकार ने चौथा संविधान संशोधन 1955 में किया, और सरकार ने ये प्रावधान कर दिया कि यदि किसी की संपत्ति का अधिग्रहण किया जा रहा है तो वो व्यक्ति न्यायालय में इस आधार पर नहीं जाएगा कि उसको पूर्ण प्रतिकार या पर्याप्त प्रतिकार नहीं मिला है, यानी प्रतिकार के संबंध में या क्षतिपूर्ति के रूप में जो रकम दी जा रही है उसको लेकर के वो व्यक्ति न्यायालय में नहीं जा सकता। कहने का मतलब न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी यदि किसी संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण राज्य करता है, ठीक है, और पूर्ण प्रतिकार नहीं मिलता है,
पूर्ण प्रतिकार यदि नहीं मिलता है तो भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। तो बेला बनर्जी वाद था, उस वाद के माध्यम से सरकार के सामने जो चुनौती थी कि आपको संपत्ति का पूर्ण प्रतिकार देना पड़ेगा, उस चुनौती को सरकार ने चौथे संविधान संशोधन 1955 के द्वारा समाप्त कर दिया। अब सरकार के सामने कोई कानूनी बाध्यता नहीं रही कि उसको पूर्ण प्रतिकार देना पड़ेगा। कहने का मतलब पूर्ण प्रतिकार यदि आपको नहीं मिला है तो उस आधार पर आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। ये प्रावधान कर दिया किसके माध्यम से? चौथे संविधान संशोधन 1955 के माध्यम से। लेकिन एक तरफ सरकार अपना काम कर रही है, एक तरफ न्यायपालिका अपना काम कर रही है, लेकिन न्यायपालिका इस बात पर अड़ी रही कि आपको संपत्ति के लिए पूर्ण प्रतिकार देना ही पड़ेगा, बाजार मूल्य आपको देना ही पड़ेगा। तो वो अलग बात है। तो ये जो अमेंडमेंट हुआ था, इसके बाद में सरकार ने क्या किया? एक और अमेंडमेंट किया। इसके बाद में सरकार ने एक अमेंडमेंट किया, 25वां संशोधन, जिसको अपन यहाँ देखा था। 25वें संशोधन में एक तो ये था अनुच्छेद 31C जोड़ा गया था, लेकिन 25वां जो संविधान संशोधन था, उस 25वें संविधान संशोधन के द्वारा एक प्रावधान ये भी जोड़ा गया, अनुच्छेद 31(2) में जो प्रतिकार शब्द था, उस प्रतिकार शब्द को हटा करके उसकी जगह रकम रख दी। क्या रख दी? रकम। अनुच्छेद 31(2) में जो प्रतिकार शब्द है, प्रतिकार की जगह रकम शब्द रख दिया। रकम या राशि, जिसको हम राशि भी कह सकते। ये देखो, तो सरकार ने जो सरकार के सामने जो चुनौतियां थी उसको खत्म कर दिया। एक तो देखो प्रतिकार था, यानी सरकार को पूर्ण प्रतिकार देना पड़ता है क्योंकि सरकार माननीय न्यायालय ने कह दिया, तो उसको हटाने के लिए सरकार ने ये अमेंडमेंट कर दिया। चौथा, यानी आप प्रतिकार यदि नहीं मिल रहा है तो न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते। और उसके साथ साथ सरकार में 25वें अमेंडमेंट के द्वारा ये भी प्रावधान जोड़ दिया गया कि ये जो प्रतिकार शब्द को ही खत्म कर देते हैं, पर क्योंकि न्यायालय ने प्रतिकार की जो व्याख्या की थी कि पूर्ण प्रतिकार मिलना चाहिए, बाजार मूल्य आपको मिलना चाहिए, तो सरकार ने देखा क्यों ना इस शब्द को ही खत्म कर दिया जाए। तो सरकार ने उस शब्द को ही हटा दिया और उस शब्द की जगह नाम रख दिया रकम। इन सरकार की जो संवैधानिक बाध्यता थी वो समाप्त हो गई। तो देखो यहाँ अपन ने चर्चा की है कि कौन कौन से अमेंडमेंट इस संपत्ति के मौलिक अधिकार के संबंध में हुए। पहला अमेंडमेंट, ठीक है, फिर ये चौथा अमेंडमेंट, फिर ये 25वां अमेंडमेंट, 42वां अमेंडमेंट, ये और इस 25वें में 2 बातें थी। और एक 17वां अमेंडमेंट और हुआ था जिसमें केरल राज्य से संबंधित, केरल और मद्रास राज्य, उसकी भूमि सुधार कानूनों को, ये देखो 17वां जो अमेंडमेंट था उसमें केरल और जो मद्रास राज्य था, इस मद्रास राज्य के भूमि सुधार कानूनों को 9th शेड्यूल में डाला गया। तो ये प्रावधान थे। तो अपन क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि ये जो अधिकार था उस पर ज़्यादा आज तक चर्चा नहीं हुई है, तो थोड़ा समझने में समस्या आ सकती है। 1-2 बार आप यदि रिपीट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। अपन देख रहे थे मूल प्रावधानों को देख लिया। 3 प्रावधान थे, अनुच्छेद 19(1)(च), अनुच्छेद 31(1), अनुच्छेद 31(2). फिर अपन चर्चा की प्रतिकार शब्द पर। प्रतिकार शब्द से समस्या क्रिएट होने लगी न्यायपालिका और सरकार के मध्य। उसका समाधान करने के लिए सरकार ने समय समय पर संवैधानिक संशोधन किए और वो संवैधानिक संशोधन अपने पढ़ा था। उस संवैधानिक संशोधन के तहत सरकार ने अपवाद के रूप में अनुच्छेद 31A, B और C जोड़े, जिसको अनुच्छेद 31 क, ख और ग भी कह सकते हैं। ये पहले अमेंडमेंट के द्वारा, ये भी पहले अमेंडमेंट के द्वारा, और ये 25वें अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया था। इस पर भी अपन चर्चा की। अब अपन विद्यार्थियों ये देखते हैं कि अनुच्छेद 31A में क्या था, अनुच्छेद 31B में क्या था, अनुच्छेद 31C में क्या था। एक एक करके सबको देखते हैं। बने रहिए हमारे साथ। बिल्कुल साफ और साधारण सी भाषा में आपको समझा दिया जाएगा कि अनुच्छेद 31। अब अपन देखते हैं अनुच्छेद 31। अनुच्छेद 31 कब जोड़ा गया था?
फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 के द्वारा जोड़ा गया था। क्लियर बात। अब ये था कुछ विधियों के विधि मान्यकरण, यानी जो संपत्ति के जो अनिवार्य अर्जन है उससे संबंधित जो विधियां थी उसकी सुरक्षा के लिए संपत्ति के अनिवार्य अर्जन की विधियों की सुरक्षा, जिसको संवैधानिक भाषा में लिखते हैं व्यावृत्ति, ठीक है, जिसको अपन कह सकते हैं व्यावृत्ति, ये इसकी हेडिंग है। तो अनुच्छेद 31 में ये संपत्ति से संबंधित यदि किसी भी व्यक्ति की अनिवार्य अर्जन किया जाता है तो उसमें 5 श्रेणियां तय की गई। कितनी श्रेणी? अनुच्छेद 31 में 5 श्रेणियां तय की। इन 5 श्रेणियों को, यदि इन 5 श्रेणियों के आधार पर यदि किसी की संपत्ति का अधिग्रहण की जाती है तो ये नहीं माना जाएगा कि ये अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन करती है या उसको शून्य घोषित करती है या उसको न्यून करती है। तो वो 5 श्रेणी देखो, एक तो ये है संपत्ति का अर्जन, पहली चीज। दूसरी श्रेणी ये संपत्ति का प्रबंधन। तीसरी श्रेणी ये थी निगमों को मिलाना। चौथी श्रेणी, इसको मैं समझाऊंगा, पहले लिख देता हूं। चौथी श्रेणी है इस निगम के अंतर्गत जो भी है, निगम के जो शेयरधारक है, निगम के जो शेयरधारक है, प्रबंधक है, ठीक है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, इनके जो भी अधिकार है, अधिकारों का पुनर्निर्धारण या समाप्त करना है, या फिर ये हो गया, और या फिर जो भी खनन के पट्टे हैं, खनन पट्टों का पुनर्निर्धारण या समाप्ति। देखो थोड़ा क्रिटिकल शब्द है। अनुच्छेद 31A पहले अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया, उसमें ये बात थी कि यदि अनुच्छेद 13 जो न्यायिक समीक्षा से संबंधित है, अनुच्छेद जो 13 है, अनुच्छेद 13 की किसी बात के होते हुए यदि सरकार किसी की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करती है, पहली चीज ध्यान रखेंगे, किसी की संपत्ति का अनिवार्य अर्जन करती है, किसी की संपत्ति को कुछ सीमित समय के लिए उसके प्रबंधन में लेती है सरकार, या फिर सरकार 2 या 2 से अधिक जो निगम है उन निगमों को मिला करके एक निगम बनाती है, या फिर उन निगमों के अंतर्गत जो शेयरधारक है, ठीक है, या उसके सचिव है, कोषाध्यक्ष है, इनके अधिकारों का सरकार यदि पुनर्निर्धारण करती है, उसको समाप्त करती है, और या फिर खनन से संबंधित, खनिज तेल से संबंधित पट्टों को पुनर्निर्धारण सरकार करती है या फिर उसको समाप्त करती है, तो ये जो प्रावधान है, ये प्रावधान अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे, का उल्लंघन नहीं माने जाएंगे। ये सरकार ने प्रावधान कर लिया है। कहने का मतलब इससे संबंधित यदि सरकार किसी भी प्रकार का कोई काम करती है तो फिर वो अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के अंतर्गत जो स्वतंत्रता दे रखी और विधि के समक्ष समानता और विधियों का जो समान संरक्षण है, इसका उल्लंघन नहीं माना जाएगा। इसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। तो ये बात होगी अनुच्छेद 31A। अब बात करते हैं अनुच्छेद 31B। प्यारे विद्यार्थियों, ये जो अनुच्छेद 31B था, इसको भी फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 1951 में जोड़ा गया था। और इसमें ये था, आपने ज़्यादातर पढ़ा होगा कि प्रथम जो संविधान संशोधन था, प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 9th शेड्यूल जोड़ा गया था। और 9th शेड्यूल के बारे में आपने ये भी पढ़ा है कि 9th शेड्यूल में या 9वीं जो अनुसूची है उसमें भूमि सुधार से संबंधित या कुछ ऐसी विधियाँ डाली गई थी जिसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। तो ये अनुच्छेद
बी इसमें ये बात बता दिया, ये प्रावधान सरकार ने कर दिया कि यदि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत कोई किसी भी प्रकार की विधि या विनियम यदि डाल दिए गए हैं तो उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती। यानी 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों, ये जो विधियां है विधियों 9वीं अनुसूची में विनिर्दिष्ट विधियों को चुनौती नहीं दी जा सकती। ये ध्यान रखना है। 9वीं अनुसूची है उसमें ये बताया गया भाई इसके अंतर्गत जो भी कानून डाल दिए गए थे तो उसको न्यायिक समीक्षा उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि और वो मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं माना जाए। यानी इसके अंतर्गत यदि कोई विधि डाली गई है उस पर यदि सरकार काम करती है तो वो अनुच्छेद 3 के भाग, तो अनुच्छेद ये संविधान का जो भाग 3 है, भाग 3 के किसी भी अधिकार का यदि उल्लंघन करती है तो फिर वो असंवैधानिक घोषित नहीं होगी। साधारण सी बात में ये कहेंगे अनुच्छेद 31 भी ये कहता है कि 9वीं अनुसूची में डाली गई विधियों को न्यायिक चुनौती से बाहर कर दिया गया। लेकिन अनुच्छेद 31 सी देखेंगे, उसके बाद अपन देखेंगे कि जो केशवानंद भारतीवाद था उस केशवानंद भारतीवाद के बाद में सरकार सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973, क्योंकि इसके बाद में ये वाद स्थिति को लागू हुआ था, 24 अप्रैल 1973 के बाद में यदि 9वीं अनुसूची में डाली गई कोई विधि मौलिक अधिकारों का हनन करती है तो उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। ये भी बात आपको ध्यान में रखना है। तो इसको अपन देखते हैं अनुच्छेद 31 बी के बाद देखते हैं अनुच्छेद 31 सी। और ये जो अनुच्छेद 31 सी था ये कब जोड़ा गया था? 25वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा। अब जो 25वां संविधान संशोधन 1971 है वो क्या कहता है? इस अमेंडमेंट के द्वारा अपवाद स्वरूप अनुच्छेद 31 सी जोड़ा गया था। एक तो चीज ये, अब अनुच्छेद 31 सी में ये बताया गया कि जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये जो नीति निर्देशक तत्व है कौन से? 39 बी और 39 सी। तो 39 बी और 39 सी को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई, अधिकारों पर वरीयता दी गई। साधारण सी भाषा में यदि बात करें, अनुच्छेद 39 बी यानी डीपीएसपी यानी राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व है उन नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39 के अंतर्गत 5 बातें बताई गई है। उनमें से अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 जो सी है उनको मूल अधिकार पर वरीयता दी गई। कहने का मतलब यदि अनुच्छेद 39 बी और अनुच्छेद 39 सी के किसी भी प्रावधान को लागू करते समय यदि अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 में दी गई स्वतंत्रताओं का हनन होता है तो फिर वो शून्य मानी जाएगी, यानी वो हनन नहीं माना जाएगा, क्योंकि राज्य है वो नीति निर्देशक तत्वों को लागू कर रहे हैं। तो इन दो नीति निर्देशक तत्वों को लागू करते समय यानी इन दो नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। इन दोनों के मध्य यदि किसी भी प्रकार का विवाद होगा तो इसको मान्यता रहेगी, यानी ये रहेंगे, क्योंकि ये जो अनुच्छेद 39 है, ये अनुच्छेद जो 39 है 39 बी और ये अनुच्छेद जो 39 सी है ये जो आर्थिक संसाधनों से संबंधित है, या इसको अपन ऐसे कह सकते हैं भौतिक संसाधन, और ये जो अर्थव्यवस्था। अनुच्छेद 39 में राज्य को ये निर्देश दिए गए हैं कि जो भौतिक संसाधन है इन भौतिक संसाधनों का राज्य इस प्रकार से नियंत्रण करेगा जिससे सार्वजनिक हित हो, उन भौतिक संसाधनों पर किसी एक का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और अनुच्छेद 39 सी राज्य को ये निर्देश दे रहा है कि राज्य जो ये अर्थव्यवस्था है इस अर्थव्यवस्था में उत्पादन के जो साधन है उन सब व्यवस्था को इस प्रकार से नियंत्रित करें कि शक्ति का सकेंद्रीकरण नहीं हो, शक्ति का विकेंद्रीकरण हो, सभी के पास में अर्थव्यवस्था पर अधिकार करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये 39
बी और सी को इतना ही आपको याद रखना है, मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। अब देखो, अब इसके बाद में एक और अमेंडमेंट किया था, आपको इसमें ध्यान रखना है। ये 42वां जो संविधान संशोधन था, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वां संविधान संशोधन 1976 था, उस 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरकार ने ये व्यवस्था कर दी कि अब जो नीति निर्देशक तत्व है, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता की। क्योंकि पहले तो इतना ही था कि ये दो मूल अधिकार है, ये दो जो नीति निर्देशक तत्व है, ये इन्हीं को मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई थी। तो 42वां जो संविधान संशोधन 1976 था, उसमें ये प्रावधान साथ में जोड़ गया कि सभी नीति निर्देशक, यहाँ मैं शॉर्ट लिख देता हूँ, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता, सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकार पर वरीयता कौन से अनुच्छेद के द्वारा, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा दी गई? तो 42वां अमेंडमेंट 1976। अब समस्या कहाँ रही? तो अब आपको ये देखना, आपने एक मिनर्वा मिल्स केस 1980 सुना होगा। कोर्ट ने ये जो था 42वां अमेंडमेंट 1976, इसके द्वारा ये जो व्यवस्था सरकार ने जोड़ी, इसको मिनर्वा मिल्स वाद में वाद 1980 के द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी अब वापस पूर्व की कंडीशन लागू हुई। जो 25वां अमेंडमेंट था, उस 25वें अमेंडमेंट में ये जो दो अधिकार थे, इसको तो न्यायालय ने वैधानिक माना कि ये तो ठीक है, लेकिन सभी मूल अधिकारों को सभी नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता देना ठीक नहीं है, क्योंकि मूल अधिकार और नीति निर्देशक तो एक दूसरे के पूर्व हो सकते हैं। तो 42वें संविधान, इसमें आपको फैक्ट ये याद रखने हैं कि 25वें संविधान संशोधन का 31C जोड़ा गया था। 31C में आपको ये देखना है कि 31C में 39B और 39C जो नीति निर्देशक तत्व था, उनको मूल अधिकारों पर वरीयता दी गई। फिर सरकार ने 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सभी मूल अधिकारों को नीति निर्देशक तत्वों पर वरीयता दी गई। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वर्तमान में सभी मूल नीति निर्देशक जो तत्व है, उसको मूल अधिकारों पर वरीयता बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मिनर्वा मिल्स वाद 1980 में ये जो 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से मूल अधिकारों पर जो वरीयता दी गई थी, इसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। तो ये होगी बात मूल अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद 19, 31B और C। थोड़ी क्लास लंबी होती जा रही है, यदि आप थक गए हो तो एक बार आंखें वगैरह धो लो। इसके बाद अब देखो, अपन आगे चर्चा कर रहे हैं। अपन संवैधानिक प्रावधानों को देख लिया। संवैधानिक प्रावधानों के बाद में अपन ने ये चर्चा की कि इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को आखिर क्यों हटाना पड़ा, और उसके बाद में इससे संबंधित जो विवाद हुए थे न्यायपालिका और सरकार के मध्य, तो सरकार ने समय समय पर संविधान में संशोधन किए। उन सभी संशोधनों को पढ़ा, और संशोधनों को पढ़ने के बाद में अपवाद स्वरूप जो अनुच्छेद 31B, C और A, B और C जोड़ा गया था, उस पर भी अपन चर्चा की। अब देखो प्यारे विद्यार्थियों, एक चीज़ अपन को और देखनी है। अब अपन मूल बात पर आते हैं, जो सामान्य तौर पर हर कोई पढ़ाता है अनुच्छेद 31 के। इससे पहले जो बातें थी कि मूल प्रावधान क्या थे और उसको क्यों हटाया गया था, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं होती है, तो उस पर अपन ने चर्चा की है। और टॉपिक थोड़ा हार्ड भी हो सकता है, क्योंकि आप में से ज़्यादातर विद्यार्थी, शायद 50% विद्यार्थी ऐसे होंगे जो इसको पहली बार पढ़ रहे होंगे, सिवाय वर्तमान स्थिति के। यानी वर्तमान स्थिति इसकी क्या है, उस पर तो सबको ध्यान है, लेकिन मूल प्रावधान क्या थे, क्यों हटाया गया था, उस पर अपन ने चर्चा की। अब देखो, ये जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, वर्तमान में इसकी क्या स्थिति है? वर्तमान में स्थिति, अब संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, उस संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, उसकी वर्तमान में स्थिति क्या है? तो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, उस मौलिक अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकार से क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। मौलिक अधिकार और इसकी जगह क्या बना दिया? कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार। तो वर्तमान कंडीशन ये है, अब ये मौलिक अधिकार नहीं रहा। कौन सा अधिकार है? मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया। ये जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, ये संपत्ति का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19(1)
और अनुच्छेद 31 के द्वारा नागरिकों को प्राप्त था। अब ये क्या हुआ, ये अब इसकी कंडीशन होगी अनुच्छेद 300 क में, यानी इसको पहले जो इन अनुच्छेद में था, अब इस संपत्ति का मौलिक अधिकार है अनुच्छेद 300 का, यानी अब बिना किसी विधिक अधिकार के इसको नागरिकों को वंचित नहीं कर सकते। ये जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो भाग 3 में था और ये भाग 12 में। ये तो हुई तथ्यात्मक बात। 44वां संविधान संशोधन 1978 मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया, अनुच्छेद 31 से उठा करके अनुच्छेद 300A भाग 3 से भाग 12, ये तो हो गया। अब ये जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था, इस संपत्ति के मौलिक अधिकार के बाद में क्या कंडीशन हुई, यानी इसको हटा दिया गया। इसको हटाने के बाद में इसकी क्या स्थिति है, इसका क्या परिणाम निकला, देखो परिणाम देखते हैं। परिणाम हटाने के बाद परिणाम, एक तो ये रहा व्यक्तियों का जो अधिकार था, यानी प्रतिकार प्राप्त करने का अधिकार, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित प्रतिकार का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। संपत्ति के प्रतिकार की जो रक्षा देता था, यानी संपत्ति के प्रतिकार की जो रक्षा अनुच्छेद 31 देता था, वो अधिकार, संपत्ति के प्रतिकार का अधिकार समाप्त, अधिकार समाप्त हो गया। अब जब चूंकि संपत्ति का अधिकार का प्रतिकार समाप्त हो गया, तो इसका रिजल्ट ये हुआ कि अनुच्छेद जो 32 है, अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में नहीं जा सकते। अनुच्छेद 32 के तहत आप सीधे सर्वोच्च न्यायालय में इससे संबंधित वाद नहीं ले जा सकते, क्योंकि अब ये कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं रहा। और न ही सरकार की ये कानूनी बाध्यता है कि नागरिकों को प्रतिकार दिया जाए। तो एक तो ये कानूनी बाध्यता समाप्त होगी और दूसरा नागरिकों का जो अधिकार, प्रतिकार का जो अधिकार था वो समाप्त हो गया। लेकिन अपवाद स्वरूप ये देखें, लेकिन एक विशेष तौर से ये बात याद रखनी है कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है वो कानूनी अधिकार भले ही बन गया, लेकिन दो परिस्थितियां ऐसी है, उन परिस्थितियों में नागरिकों को, यानी उन परिस्थितियों में आपको संपत्ति के प्रतिकार की गारंटी दी गई। तो उन दो परिस्थितियों को यदि अपन छोड़ दें, तो दो परिस्थितियों को छोड़ने के बाद में संपत्ति के अधिकार की कहीं पर भी जो संविधान है वो गारंटी नहीं देता है, लेकिन दो परिस्थितियों में गारंटी देता है। एक तो ये देता है, अल्पसंख्यक जो वर्ग है, अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षण संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक वर्ग की जो शिक्षण संस्थाएं, इन शिक्षण संस्थाओं का यदि राज्य अधिग्रहण करता है, राज्य अधिग्रहण करता है, तो इनको पूर्ण प्रतिकार मिलेगा। तो क्या होगा, पूर्ण प्रतिकार दिया जाएगा। और ये बात अनुच्छेद 30(1) क में, जो अपने पिछला अनुच्छेद पढ़ा था, अल्पसंख्यकों के संबंधित जो भी था, अल्पसंख्यक जो वर्ग है उनको अपने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से संबंधित, उसका प्रशासन से संबंधित जो अधिकार था, तो अनुच्छेद 31(1) में ये बात रख दी परंतु में कि अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं का यदि राज्य अधिग्रहण करता है तो उसको पूर्ण प्रतिकार मिलेगा। और पूर्ण प्रतिकार मिलेगा मतलब उसको बाजार मूल्य के बराबर रकम दी जाएगी, ताकि वो अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। दूसरी परिस्थिति ये है कि यदि राज्य कोई कास्त भूमि है, कास्त भूमि है, और कास्त भूमि यानी खेती से संबंधित, तो कास्त भूमि का यदि राज्य अधिग्रहण करता है, तो कास्त भूमि का अधिग्रहण करने के बाद में इसको प्रतिकार की गारंटी दी गई है, यानी एक तो भूमि और उस पर बना जो मकान है, इन दोनों का प्रतिकार, पूर्ण प्रतिकार की गारंटी। तो वर्तमान में संविधान में दो जगह पर ये कंडीशन है कि यदि कास्त भूमि का यदि राज्य अधिग्रहण करता है तो पूर्ण प्रतिकार की गारंटी दी गई है, और अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्थाओं का यदि राज्य प्रतिकार करता है तो उनको पूर्ण गारंटी दी गई है। तो कहने का मतलब है, संपत्ति का मौलिक अधिकार जब हटक दी गया था, उस हटने के बाद में नागरिकों के पास में एक तो प्रतिकार की गारंटी का अधिकार नहीं रहा। दो परिस्थितियों में गारंटी संविधान आज भी देता है, एक तो अल्पसंख्यक वर्ग की शिक्षण संस्थाओं से संबंधित यदि राज्य अधिग्रहण करता है, और या फिर वो कास्त भूमि का करता है, तो भूमि और उसके मकान का पूर्ण प्रतिकार किसको दिया जाएगा, मालिक को दिया जाएगा। तो आज की क्लास में अपने संपत्ति के मौलिक अधिकार पर विस्तार से चर्चा की। संक्षेप में उसका रिवाइज कर लेते हैं कि पहला जो
पार्ट था इसमें अपने ये पढ़ा था कि संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसकी जब संविधान बना था तो कानूनी प्रावधान क्या थे। तीन प्रावधान थे। अनुच्छेद 19(1)(च) में था, अनुच्छेद 31(1) और अनुच्छेद 31(2). फिर अपने ये पढ़ा कि इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को क्यों हटाया गया, ऐसे कौन सी परिस्थितियाँ होगी जिसको इसको हटाना पड़ा, और उससे संबंधित सरकार ने कौन कौन से अमेंडमेंट किए, और उन अमेंडमेंट के माध्यम से सरकार ने इसके अपवाद स्वरूप कौन कौन से जोड़े अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 31(a)(b)(c) पहला अमेंडमेंट और 25वां अमेंडमेंट। और उसके बाद में अपने ये पढ़ा कि इन अनुच्छेद 31(a) में कौन कौन से प्रावधान थे, बी में कौन कौन से प्रावधान थे और सी में कौन कौन से प्रावधान थे। ये संपत्ति का अनिवार्य अर्जन से संबंधित था। ये यदि 9वीं अनुसूची में यदि कोई कानून डाल देता है तो उसकी समीक्षा नहीं हो सकती। और सी में ये था कि अनुच्छेद 39 और बी और अनुच्छेद 39(c) को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी गई। और लास्ट में ये पढ़ा वर्तमान इसकी क्या कंडीशन है। तो ये मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार बना दिया गया, और अब संपत्ति के प्रतिकार की कोई गारंटी सुविधा नहीं रहता। सेवाएं दो परिस्थितियों के, जो अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षण संस्था पहली परिस्थिति और दूसरी कास्ट भूमि से संबंधित। तो आज की क्लास में अपन इस पर विस्तार से चर्चा की। किसी भी प्रकार की कोई समस्याएं आए कमेंट करें। कोई नए टॉपिक के यदि आपको समझ में नहीं आया तो उसको टॉपिक का नाम कमेंट में लिखे आपके लिए वीडियो बना दिया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल की क्लास में संवैधानिक उपचारों का अधिकार के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।